जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है इंडिया स्मैश न्यूजीलैंड इन द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एंड कंग्रेचुलेशंस इंडिया। आप लोग न्यूजीलैंड को हरा के फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल जीत गए और हमने इसके ऊपर रात को एक कंग्रेचुलेटिंग वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर की थी। आई होप कि आपने वो देखी होगी। अच्छा, अब इस वक्त हमारे सामने जो वीडियो है वो है आरजे रौनक की, और इनका एक आपको पता है अपना एक अंदाज है, एक थोड़ा सा हंसी मजाक कॉमेडी के अंदर अंदर ये सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं। एक काम करते हैं, चल के देखते हैं, बिकॉज इनकी वीडियो बड़ी हाईली रिक्वेस्टेड और रेटेड आती है आप लोगों की तरफ से। सो एक बार देखते हैं इसको कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और उसके बाद करते हैं गपशप आपसे। चलिए, चैनल पे नए तो चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड चलिए जी। और भाई इंग्लैंड वालों, पाकिस्तान वालों, साउथ अफ्रीका के लोगों, ऑस्ट्रेलिया वालों, सूजी है। बोलो बोलो, टेल टेल। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। कैसा लग रहा है दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीतकर इंडिया वालों? कैसा लग रहा है रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर दोबारा व्हाइट ब्लेजर देखकर? कैसा लग रहा है पड़ोस से आ रही रोने की आवाज सुनकर? हमारे पड़ोसी देशों के लिए तो मोदी जी ने मैसेज भेजा है, सुनिए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। भाई सोचो क्या गजब बेइज्जती है। 30 साल बाद टूर्नामेंट होस्ट किया और वो टूर्नामेंट इंडिया जीत गई। लेकिन देखो, रोने वाली बात नहीं है। अभी सभी को पता है कि इंडिया इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है, लेकिन डिस्क्रेडिट किस तरह से किया जाए बताओ? तो ये बोल दिया कि सारे मैच एक ही ग्राउंड पर खेल रहे हैं। जिसने अनफेयर एडवांटेज का भिंडी रोना किया, सारे बाहर हो गए। जिसने नहीं किया, न्यूजीलैंड वही फाइनल में थी। बेचारों के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं। न्यूजीलैंड वालों, आप लोग कभी और देख लेना। अभी हमको सेलिब्रेट करने दो। सेलिब्रेट करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ट्रॉफी भी जीत गए और एक भी लेजेंड ने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करी है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। इतना डांस तो लोग बूगी वूगी और डांस इंडिया डांस में नहीं करते थे जितना डांस कल रात को इंडिया गेट और देश की बाकी जगहों पर हुआ है। पूरी दुनिया को गलत साबित किया भाई साहब इंडिया ने। हल्की पतली बात नहीं है। ओडीआई का एक आईसीसी टूर्नामेंट हम 2023 में हारे थे तो शांत था अहमदाबाद, लेकिन जश्न और पटाखों से दुबई हो गया आबाद। और पड़ोसी कह रहे हैं हाय मैं बर्बाद, हाय मैं बर्बाद। मुझे तो बस ये लग रहा है कि कांग्रेस वाली मैडम जिनको रोहित शर्मा अनफिट लगते थे, वो कहीं सेलिब्रेट करने से मना न कर दें, ये बोलकर कि ट्रॉफी तो एक अनफिट कप्तान ने जिताई है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। खैर, शुरू से बात करते हैं कि कल के मैच में हुआ क्या क्या। वैसे तो आप सबने मैच देखा है, लेकिन फिर भी बात तो करेंगे। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई रोहित शर्मा के एक और टॉस हारने के साथ। अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप मैथ करेंगे लगातार 15 टॉस हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो आप पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है इतनी बढ़िया गणित तो आपकी भी नहीं है। इसलिए मैंने ये सवाल चैट जीपीटी से पूछा और उसने मुझे बताया कि लगातार 15 टॉस हारने की संभावना 0.0003% होती है। चैट जीपीटी ने यह भी बताया कि ऐसा बहुत कम बार होता है, लेकिन हमारे साथ हो गया और हमको पहले गेंदबाजी करने आना पड़ा। शुरू में हमें परेशान किया ट्रेविस हेड के न्यूजीलैंड वर्जन रचिन रविंद्र ने। उनकी बैटिंग देखकर लग रहा था कि रात भर हमने जिस इंडियन के लिए दुआएं मांगी है, भगवान ने कहीं वो गलत इंडियन तो नहीं समझ लिया। रचिन रविंद्र बेंगलुरु से हैं और उनकी बैटिंग देखकर लग रहा था कि वो हमको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे बेंगलुरु के ऑटो वाले हिंदी बोलने वालों को ट्रीट करते हैं। खैर, कप्तान रोहित शर्मा जब जब पैनिक में होते हैं तो अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं। पहले ये काम जसप्रीत बुमराह करते थे उनके लिए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में ये काम वरुण चक्रवर्ती ने किया है। वरुण चक्रवर्ती ने आकर भारत को शुरुआती सफलता दिलाई और उसके बाद तो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जिस बंदे ने न्यूजीलैंड वालों के मुंह से निकलवा दी बीप, उसका नाम है कुलदीप। कुलदीप भाई ने सबसे पहले तो रचिन को बोल्ड मार के बताया कि गुरु असली स्पिन हम लोग करते हैं, और उसके बाद न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा विकेट केन विलियमसन भी कुलदीप लेकर उड़ गए। कुलदीप का यही स्पेल इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद तो न्यूजीलैंड वाले ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई क्लब लेवल की टीम इंटरनेशनल मैच पहली बार खेल रही है। इनफैक्ट एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब 81 गेंद तक न्यूजीलैंड एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाई। सिर्फ 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई उनकी तरफ से, पहले डेरिल मिशेल और दूसरे ब्रेसवेल। मिशेल को इनिंग्स बिल्ड करनी थी, इसलिए उनकी हाफ सेंचुरी स्लो आई। ब्रेसवेल को आखिरी 10 ओवर में तेज रन बनाने थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी तेज हाफ सेंचुरी लगाई। लेकिन इन सब के बीच भारतीय स्पिनरों ने मामला टाइट करके रखा। जडेजा ने 10 ओवर में मात्र 30 रन दिए और उनके 10 ओवर के स्पेल के बाद कोहली ने आकर उनको गले लगाया। समझ नहीं आया कि ये कोहली उनको गले क्यों लगा रहे हैं।
अच्छा स्पेल फेंकने पर या फिर इसलिए क्योंकि उन्होंने आखिरी बार वनडे इंटरनेशनल में बॉलिंग डाली है। लेकिन उस वक्त हमारा ध्यान जडेजा की रिटायरमेंट पर नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर था, जिसको जीतने के लिए हमें 252 रन 252 बनाने थे। अभी तक तो टीम इंडिया को कठिन विकेट मिलने के बावजूद बैटिंग करने में कोई परेशानी नहीं हुई थी और कल भी शुरू में बिल्कुल नहीं हुई परेशानी। दूसरी ही गेंद पर रोहित ने छक्का लगाकर ऐलान कर दिया कि इस वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत उस तरीके से चेज नहीं करेगा जैसे 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ किया था। रोहित शर्मा ने ऐसी एक्सप्रेस शुरुआत दी जैसे 252 अकेले बनाने आए हैं। ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में वड़ा पाव गरम छोड़कर आए हैं और ठंडा होने से पहले मैच खत्म करके मानेंगे। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। कसम से बताऊं तो एक वक्त पर मेरे को लग रहा था कि इंडिया 10 विकेट से जीत जाएगी, लेकिन ग्लेन फिलिप्स जो कि सुपरमैन का बच्चा है, उसने फिर एक ऐसी कैच लपक ली कि हमारा जबड़ा खुला रह गया। किंग कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि हमारा कप्तान सीना तान कर खड़ा था। हमारी लुप लुप शुरू हुई तब जब रोहित शर्मा भी 76 पर आउट हो गए। अचानक से न्यूजीलैंड वाले मिडन ओवर डालने लगे। रन इतने मुश्किल से मिल रहे थे जैसे रेगिस्तान में पानी। हमें लगने लगा कि ऊपर वाले ने बस यहीं तक हमारी खुशियां लिखी थी। मूड खराब होने की शुरुआत हो चुकी थी। कैमरामैन लड़कियों को दिखा दिखा कर मामला रफा दफा करना चाह रहा था, लेकिन हमें चाहिए थी एक बड़ी पार्टनरशिप, एक ऐसी पार्टनरशिप जो हमारी जीत सील कर दे। हमें वो बड़ी पार्टनरशिप तो नहीं मिल पाई, लेकिन छोटी छोटी पार्टनरशिप बहुत सारी मिल गई। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे श्रेयस अय्यर के 48 रन। सोचो जरा आप, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं थे श्रेयस अय्यर, और अब यहां पर इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी के हाईएस्ट रन स्कोरर बनकर निकले हैं। छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने भी दिया, लेकिन केएल राहुल ने एक एंड थामे रखा। नॉट आउट 34 बनाए, और ये इतने इंपॉर्टेंट थे कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में खुद कप्तान रोहित शर्मा ने उनकी तारीफ करी है। टीम इंडिया ने एक टाइट मैच में एक ओवर पहले जीत हासिल की और 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने हमसे छीनी थी वो वापस ले ली। इतनी खुशी मुझे आज तक। इसी के साथ 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में धोनी भाई का बदला भी रोहित शर्मा ने ले ही लिया। अब इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके बताना। हिटमैन वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के बारे में भी कुछ बढ़िया सा कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना। हमारी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल सीरीज जारी रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी और भी वीडियोस इस चैनल पर आएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, अच्छा, अब सबसे पहली तो बात यह है कि हमारी तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले तो आप लोग मुबारकबाद कबूल कीजिए। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि मतलब गेम है ना, कोई किसी के हाथ से कोई ट्रॉफी छीन नहीं लेता। हाँ। जैसे मतलब ये कोई ट्रॉफी थोड़ी है जिसके लिए बच्चे लड़ रहे हैं। इंडिया इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी, और ये सिर्फ हम लोग नहीं, ये सब कह रहे थे, बिकॉज इंडिया टीम जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की तैयारी के साथ वहां पे गई थी। दूसरी बात ये कि जिस वक्त इंडिया को ये चीज मालूम थी कि दुबई, जो कि उनका यूजुअली एक मेन स्टॉप होना था इस टूर्नामेंट के लिए, वहां की पिच कैसी रहने वाली है, तो उन्होंने अपनी टीम सिलेक्शन वैसे की। अच्छा, अब ये वाला एक रोना इस चीज के ऊपर कि जी इंडिया को अनफेयर एडवांटेज था, नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता कि अनफेयर एडवांटेज था, बिकॉज वो 4 स्पिनर्स जो कि इंडिया ने वहां पर डाले, अगर वो वहां पे जाके परफॉर्म ही ना करते तो इंडिया क्या कर लेता। हाँ। अब इंडिया के अगेंस्ट खेलने वाली जो वहां पर टीमें थीं, वो अगर ज्यादा बेहतर तौर पे परफॉर्म करती तो इंडिया क्या कर लेता। अगर इंडिया फाइनल में पहुंच के न्यूजीलैंड से हार जाता, जो कि इतनी बेहतरीन फॉर्म में चली आ रही थी, तो इंडिया क्या कर लेता। सो सबसे पहले तो इस अनफेयर एडवांटेज वाली चीज जो एक वो क्या कहना चाहिए, रोना पीटना है, हाँ। इसको निगेट कर देना चाहिए। हर एक टीम अपनी परफॉर्मेंस ही जीती। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई पड़ोसियों ने होस्ट किया और वो निकल गए, और यार किसी एक ने जीतना होता है ना। अब ये कहां पर लिखा हुआ है कि जिसने होस्ट किया वो लाजमी उस चीज को जीतेगा, और स्पेसिफिकली वो होस्ट जिसकी कोई तैयारी नहीं है टूर्नामेंट में जाने के लिए। ये तो आप वैसे शुरू से ही कह रहे थे कि क्या भाई आप होस्ट करते मतलब, ना, आपको शामिल होने की मतलब क्या क्या जरूरत बच्चों थी? वाली बात कर रहे हो यार रौनक। ये तो चलो मिर्ची लगाने के लिए और मजा करने के लिए ये बात ठीक है, लेकिन अगर हाँ। थोड़ा सा इस चीज को सेंसिबल तरीके से बात सेंसिबल की तरीके जाए, से हाँ। अगर एनालाइज करके किया जाए, तो वहां पर दूसरी टीमें, पाकिस्तान वहां पर खेलने के लिए कहां गया था। और यही एक वजह है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो सबसे पहला मैच था, इवन सिलेक्शन के ऊपर भी जब भी हमने यहाँ पे अपनी चैनल पे बात की, तो हमने हमेशा एक चीज बार बार कही कि पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट को होस्ट करके सिर्फ देख लेना चाहिए था कि कैसा रहता है। रहते हैं ना, खेलने की जरूरत नहीं खेलने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी इस टीम के साथ इस टूर्नामेंट के अंदर हाँ। जाने की। और अभी आप ये चीज देखिए कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया
वहां पर इवन आपका अफगानिस्तान, मैं कहता हूं बांग्लादेश के साथ आपका मुकाबला हो जाता, जो कि लीस्ट प्रिपेयर्ड टीम्स में से एक थी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान शायद बांग्लादेश से भी हार जाता है, बिकॉज उसकी उसकी ना कोई एक मसला नहीं है यहाँ पे, उसके बेशुमार मसाइल हैं। सो उसके ऊपर करते हैं बाद में बात। लेकिन टीम इंडिया की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर बात करें तो यार बेहतरीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। नंबर एक, ये बॉलर्स ने बेहतरीन तरीके से दुबई की पिच के ऐन मुताबिक जो अपनी ऑपोजिट टीमें थी उनको एक बड़े डिसेंट, एक बड़े मॉडरेट से स्कोर के ऊपर ना सिर्फ उनको रोक के रखा, बल्कि जब बैट्समैन की बारी आई तो इंडिया हैज अ वेरी वेरी लॉन्ग बैटिंग लाइन, मतलब बिल्कुल ऐसे 8वें नंबर तक बैटिंग जाती है। सो और फिर मुझे ऐसे लगता है कि आपने किसी भी पिच के ऊपर जब मैच खेलना होता है, मतलब अभी मैं क्रिकेट नहीं खेलती तो मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली आपको पिछले गुजरे हुए कुछ मैचेस को देख के उसको स्टडी करना चाहिए। आप जो खेलते हैं उनको इन चीजों से बहुत अंदाजा होता है कि स्विंग हो रही है, बॉल किस तरह से जा रही है। डेफिनेटली, लेकिन जो है ना, असल में दुबई की जो पिच है ना, वहां पे बॉल जरा रुक के आती है। अच्छा, थोड़ी सी रुक के आती है, वहां पे स्पिनर्स को भी फायदा है। और एक सीधी सी बात है मोना, कि कोई भी एक ऐसी पिच जहां पर एक जो फास्ट बॉलर है उसकी बॉल सीम हो रही है ना, वहां पर आपके स्पिनर को फायदा मिलता ही मिलता है। ये तो एक बिल्कुल जनरल लॉजिक है। और इंडिया विद 4 स्पिनर्स, एक से एक बढ़ के स्पिनर्स है, खास तौर पे वरुण चक्रवर्ती। सो बहरहाल वहां पे जो विकेट जिसने मतलब इंडिया को सपोर्ट किया, इंडियन बॉलर्स को, वहां पे इंडियन बैट्समैन जो थे भाई, अगर दूसरी टीमें जो थी उनके लिए बॉल रुक के आ रही थी तो इंडियन बैट्समैन के लिए भी वो चीज वैसे ही बिल्कुल बिहेव कर रही थी। और फिर एक और चीज ये कि न्यूजीलैंड जो है वो टॉस जीत के उसने पहले खेलने का फैसला किया। लेकिन बावजूद इसके अब मैं मतलब मेरे एनालिसिस में तो ये चीज आती है कि इंडिया की हमेशा से बैटिंग लाइनअप इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रांग रही है कि रन चेज इंडिया के लिए एज सच कभी भी प्रॉब्लम नहीं रही। हाँ, अगर किसी जगह पे कोई बहुत बड़ा टोटल इंडिया के सामने खड़ा हो गया है और जो शुरू का जो वो ओपनिंग का एक पहले 2-3 लोग हैं वो नहीं स्कोर कर सके, तो तब कभी इंडिया प्रॉब्लम में आया है तो आया है। मतलब मुझे अपनी लिविंग मेमोरी में इस तरह की जो इंस्टेंसेस हैं वो बहुत कम याद आती हैं, बिकॉज इंडियन बैटिंग लाइनअप इज सो डीप कि मतलब 251 स्कोर क्या है इंडियन बैटिंग लाइनअप के लिए। और जहां पे एक ऐसी पिच के ऊपर जहां पे ऑलरेडी बॉल रुक के आ रही है, बैट के ऊपर आ रही है और आपको मौका मिलता है आपको स्कोर करने का, तो तब व्हाई नॉट। और मतलब हम इंटरनेशनल टीम्स के बारे में ये चीज कहते हैं कि जो बाहर की सब कॉन्टिनेंट की बाहर की टीम्स हैं वो स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते, बिकॉज उनको आदत होती है फास्ट बॉलिंग की और तेज ग्रासी पिचेस की। तो हमारे यहाँ पर तो स्पिनर्स ही हमेशा से, मतलब दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स हम लोगों ने जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको ज्यादा एज दिया जाता है और जो सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स होते हैं उनको क्रिटिसाइज ज्यादा किया जाता है। मतलब कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। इन अ वे ये चीज हुआ करती थी, बिल्कुल हुआ करती थी। लेकिन बीसीसीआई का अब इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाना, अब आईसीसी में सब कॉन्टिनेंट की जो टीमें हैं, स्पेसिफिकली इंडिया की मैं बात करूंगा, इंडिया एक बड़ी और तरह की डिफरेंट एक कमांडिंग पोजीशन के ऊपर आ गया। बिकॉज माइट इज राइट वाली बात है ना, कि अब जब आपका क्रिकेट बोर्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा तो एक्चुअली दे विल सेट द रूल्स फॉर अदर टू फॉलो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो वो ये चीज है। एनीवेज, ये एक छोटा सा हमारा रिएक्शन था जी इस मजेदार सी एक कॉमिक किस्म की वीडियो के ऊपर। बाकी आप बताइएगा कि आप कहां तक हमारी बातों से एग्री करते हैं, और अगर आप एग्री करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का और इस वीडियो को लाइक करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।